नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की पिछले 9 दिनों से चल रही हड़ताल समाप्ति के कगार पर। शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में आरोपियों के वकीलों की अनुपस्थिति से जमानत याचिका पर सुनवाई टली। बुल्डाना जिले के भेंडवल की भविष्यवाणी में भारत को अच्छे दिन की आशा, नहीं बदलेगा राजा, खुश रहेगी प्रजा। माहौर नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं पार्षदों ने नकली दस्तावेज बनाकर किया लाखों का फर्जीवाड़ा। शिवाजी महाराज की विचारधारा संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाए, शिवसेना का ज्ञापन एवं चेतावनी। जिला स्त्री अस्पताल के डॉक्टर एवं नर्स के विरोध में FIR दर्ज, मामला नवजात शिशु के मौत का। यातायात पुलिस का कहना है कि दुर्घटना की जिम्मेदारी चालक की खुद की होगी, मामला मनपा एवं यातायात पुलिस से LED वॉल की इजाजत का। और अमरावती में शुरू हो सकती है विमानपत्तन प्राधिकरण की पायलट पढ़ाई। शहर के साथ साथ ग्रामीण पुलिस भी टूट पड़ी है जुआरियों पर, VCN न्यूज का असर। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। नवजात के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में डफरीन अस्पताल के डॉक्टर एवं परिचारिका के खिलाफ गाडगे नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले जिला स्त्री अस्पताल में मंगलवार की शाम को 2 दिन के नवजात शिशु की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि वार्ड में तैनात डॉक्टर एवं नर्स की लापरवाही से उस नवजात शिशु की मौत हो गई थी। परिजनों ने मंगलवार को डॉक्टरों पर अपराध दर्ज किए बगैर शव लेने से इनकार कर दिया था। शिशु की मौत का कारण पता करने के लिए बुधवार को शिशु के शव पर PM किया गया। परिजनों ने शिकायत दर्ज किए बगैर शव लेने से इनकार करने पर गाडगे नगर पुलिस ने लिखित शिकायत ली और परिजनों को समझाकर उस छोटे से मासूम का शव सौंप दिया। परिजनों ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि अस्पताल में कार्यरत नर्स एवं डॉक्टर महिला मरीजों से बदतमीजी से पेश आते हैं और वार्ड में कोई भी डॉक्टर राउंड पर नहीं रहता। इसी लापरवाही के चलते उस छोटे से मासूम को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। पुलिस ने लिखित शिकायत ले ली है। यह शिकायत जिला शल्य चिकित्सक श्याम सुंदर निकम को भेजी जाएगी। उनके अहवाल के बाद आगे की कार्यवाही पुलिस करेगी। बता दें कि वैशाली सुनील कड़ू, जो लोनटेक की रहने वाली थी, प्रसूति के लिए रविवार को डफरीन अस्पताल में भर्ती हुई थी। शाम 6 बजे वैशाली ने एक पुत्र को जन्म दिया था। जन्म के बाद शिशु की तबीयत तो ठीक थी और शिशु पूरी तरह स्वस्थ था। मंगलवार की शाम 4:30 बजे अचानक उस मासूम की मौत हो गई थी। 14 तारखेला रात्री 11 वाजता पेशंट दवाखान्यात आणला। 15 तारखेला सकाळी 6 वाजता जन्म झाला मुलाचा। 2 दिवसाच्या नंतर डॉक्टर सांगते का मुलगा वारला। आज दुपारी 4:30 वाजेपर्यंत 3:30 वाजेपर्यंत मुलगा चांगला मी पाहून गेलो। सर, जे बाळ मरण पावलं त्याबद्दल तुमच्याकडे तक्रार दिलेली आहे त्या बाळाच्या पाल्याने?
असं त्यांचं मत आहे आणि पोस्टमॉर्टम झाल्याशिवाय त्यांनी बाळाची बॉडी उचलत नाही असं म्हटलं होतं. त्यांनी गुन्हा दाखल करा. जर याच्यामध्ये कोणी दोषी आढळलं तर त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई कराल का नेमकी, जो दोषी असेल त्याच्यावर? खरं म्हणजे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आल्यानंतर त्या रिपोर्टमध्ये काय येतं त्यानुसार आपण कार्यवाही करणार आहोत. त्यात जर खरंच कोणाचा दोष असेल तर नक्कीच आपण त्यावर कारवाई करू. परंतु त्या बाळाचं मृत्यू कशामुळे झाला सर? नाही, आता हे तर पोस्टमॉर्टमवरूनच कळेल. नक्की सांगता येईल. ज्यावेळेस ते बाळ चांगलं होतं सकाळी आणि नंतर जगावलं तर कदाचित आपण नेमकं काय झालं तर ते पोस्टमॉर्टम रिपोर्टवरून कळेल आपल्याला, त्याच्यानुसार कारवाई करू. महाराष्ट्र विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से अमरावती हवाई अड्डे पर हवाई उड़ान की प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी। महाराष्ट्र विमानतल प्राधिकरण की ओर से अमरावती हवाई अड्डे पर हवाई उड़ान प्रशिक्षण संस्था शुरू करने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्वतः मंजूरी दी है। अमरावती के अलावा शिरडी, धुलिया एवं कराड़ में भी यह उड़ान प्रशिक्षण संस्था शुरू होगी। महाराष्ट्र विमानतल प्राधिकरण के संचालक मंडल की 63वीं बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सह्याद्री अतिथि गृह में हुई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेसी, उद्योग अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, वित्त अपर मुख्य सचिव DK जैन, नगर विकास प्रधान सचिव नितिन करीर, नागपुर के विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगरानी, MIDC के व्यवस्थापकीय संचालक संजय सेठी, सीकॉम के व्यवस्थापकीय संचालक गोविंद राज, महाराष्ट्र विमानतल प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकानी उपस्थित थे। राज्य में अनेक स्थानों पर हवाई अड्डे क्रियान्वित हुए हैं, इसलिए विमान परिवहन क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण संस्था को लेकर पूछताछ हो रही है। अमरावती, शिरडी, धुलिया, कराड़ हवाई अड्डे पर मूलभूत सुविधाओं का इस्तेमाल इन प्रशिक्षण संस्थाओं को देने के संदर्भ में संचालक मंडल ने इस अवसर पर मंजूरी दी। यह संस्था निजी सार्वजनिक सहभाग प्रणाली पर चलाई जाएगी। मिहान प्रकल्प के लिए जमीन देने वाले प्रकल्पग्रस्तों को कंपनी द्वारा प्रशिक्षण देकर नौकरी में समाविष्ट करने का प्रस्ताव भी इस वक्त मंजूर किया गया। प्रकल्पग्रस्तों को उनकी शैक्षणिक क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका खर्च प्राधिकरण करेगा। प्रशिक्षण पश्चात उन्हें कंपनी में समाहित करने की जानकारी मुख्यमंत्री फडणवीस ने दी। देश विदेश के नए प्रकल्प मिहान में आने के लिए प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई। राज्य में प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे हवाई अड्डों के प्रकल्पों को मंजूरी प्रदान की गई। माहौर नगर पंचायत की लाखों रुपए की संपत्ति को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारियों की आपसी साठगांठ से फर्जीवाड़े का खुलासा, फरार आरोपियों को बुधवार को जमानत मिलने के समाचार। नांदेड़ जिले के माहौर स्थित नगर पंचायत की लाखों रुपयों की संपत्ति यहां के अधिकारियों तथा माहौर नगर पंचायत के अध्यक्ष सहित कुल 36 राजनीतिज्ञों की आपसी साठगांठ से रफा दफा किए जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। इस मामले की शिकायत के आधार पर माहौर पुलिस ने कुल 36 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। मामला उजागर होते ही पूरे माहौर में हड़कंप मच गया, तो दूसरी ओर सरकारी संपत्ति को आपसी रूप से मिल बांटकर मलाई मारने वाले सभी आरोपी फरार हो चुके थे, जिन्हें अदालत से बुधवार को जमानत मिलने के समाचार है। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार माहौर निवासी 70 वर्षीय शिवलिंग बलिराम टाकलीकर ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से सरकार तथा माहौर के जनता की दिशा भूलकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए बनावटी दस्तावेज बनाकर माहौर नगर पंचायत की सरकारी निधि का फर्जीवाड़ा किया है। शिकायतकर्ता शिवलिंग टाकलीकर के मुताबिक नगर पंचायत माहौर में हुआ लाखों का भ्रष्टाचार विगत फरवरी 2018 से पहले का है, जिस पर उन्होंने इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों की जानकारी एकत्रित करने के बाद मामले का पर्दाफाश किया। तो फर्जीवाड़े से जुड़े आरोपी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज कादर दोसानी, राजकुमार अंबादास भोपी, शीतल मेघराज जाधव, वनिता भगवान जोगदंड, शकीला बी साबिर, ज्योति विनोद कदम, शरीफा बी आबिस, अब्दुल सौदागर, रहमत अली मोहम्मद अली, सागर सुशीलराव महामुनी, RB चौहान, मुद्रांक विक्रेता, अशोक उप्पलवार, अर्जुन जाधव, मोहम्मद अशफाक मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद जुनेद मोहम्मद राशिद, खान इरशाद अब्दुल खान, शहादत खान मोहम्मद खान,
संजय सुधाकर वाघमारे, विशाल शिंदे, अमर पिंपलवार, लक्ष्मण राउत, बाबाराव पिल्लेकर, शेख नबी शेख अलियाब, मोहम्मद फारूक मोहम्मद हारून, शेख ताजुद्दीन शेख, कुंदन रुनवाल, निखिल रुनवाल, शोभा रुनवाल, नंदकिशोर लाड, पंडित राठौड़, बाळू चिल्लेकर, प्रमोद राठौड़, दत्ता शेरेकर तथा मोहन सिंह बैस का समावेश बताया गया है। विशेष बात यह है कि सरकारी संपत्ति के फर्जीवाड़े में नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद के साथ ही मुद्रांक विक्रेता का भी समावेश है। मानो राजनीतिज्ञों ने दबाव बनाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो किया, उनका साथ अधिकारी ही नहीं बल्कि मुद्रांक विक्रेताओं ने भी दिया है। संपूर्ण माहौर ही नहीं बल्कि नांदेड़ जिले में सनसनी फैलाने वाले इस मामले को लेकर माहौर पुलिस भी संदेह के घेरे में नजर आती है। एक ही रात में सभी आरोपियों ने फरार होना तथा एक को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, इसके तार पुलिस से होकर सीधे सीधे विधायक तक पहुंचने की चर्चा भी माहौर शहर में जोर पकड़ रही है। अब देखना ये बाकी है कि फिर्यादी शिवलिंग टाकड़ीकर अब क्या कदम उठाते हैं। VCN न्यूज़ ने नगर पंचायत मुख्याधिकारी से बात करने की 4 कोशिशों के बावजूद CO डोईफोड़े का मोबाइल फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। जिले में खलबली मचाने वाले इस फर्जीवाड़े में मुख्याधिकारी डोईफोड़े का भी हाथ होने की चर्चा शहर में जोर पकड़ रही है। हमारे माहौर संवाददाता संजय घोगे की ये खास रिपोर्ट। शहर में सनसनी मचाने वाले शीतल पाटिल हत्याकांड मामले के आरोपियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला। आक्रमण संगठन की महिला अध्यक्षा शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार हुए राजश्री सुनील गजभिये और शिवदास गोंडाने की जमानत याचिका पर जो सुनवाई होने वाली थी, आरोपियों के वकील अदालत में अनुपस्थित रहने की वजह से ये सुनवाई अब टल चुकी है। अब ये सुनवाई शुक्रवार की रोज होने की खबर मिली है। शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने आक्रमण संगठन के अध्यक्ष सुनील गजभिये एवं रहमत पठान को गिरफ्तार किया था। इन दोनों आरोपियों को फरार कराने में मदद करने वाली राजश्री गजभिये और शिवदास गोंडाने को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। राजश्री गजभिये एवं शिवदास गोंडाने द्वारा जमानत के लिए याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने पुलिस से जवाब दायर करने को कहा था। मामले की जांच पूरी नहीं होने से जांच दौरान बाधा निर्माण न हो, इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं देने की गुजारिश पुलिस ने अदालत से की थी। अब देखना यह है कि अदालत अपना क्या फैसला सुनाती है। इस ओर सभी की नजरें टिकी हुई है। जिले के अति दुर्गम आदिवासी क्षेत्र तांडा में हुए भीषण अग्निकांड के निराधारों को झेप फाउंडेशन ने दी अनाज एवं वस्त्रों की मदद। अमरावती जिले के चिखलदरा तहसील स्थित सेमाडोह गांव के गौली ढाना तांडा नामक बस्ती में बीते 9 अप्रैल की सुबह लगी भीषण अग्निकांड में 43 मकान जलकर खाक हो गए थे। इसमें अग्निकांड में आदिवासी परिवारों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिसमें अनाज, वस्त्र एवं मकानों के साथ ही 43 परिवार बेघर हुए हैं। यह जानकारी मिलते ही शहर की झेप मल्टीपर्पज फाउंडेशन संस्था तथा अन्य 14 स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर निराधार आदिवासी बंधुओं की मदद के लिए आह्वान किया था। इस आह्वान को भारी प्रतिसाद मिला। भाजी बाजार स्थित झेप मल्टीपर्पज फाउंडेशन, प्रसार फाउंडेशन, वीड़ा फाउंडेशन, दीप फाउंडेशन, रणरागिनी फाउंडेशन, दीप ज्योति फाउंडेशन सहित अनेक फाउंडेशन तथा जिले के सैकड़ों नागरिकों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाया गया, जिसके तहत 15 अप्रैल को तांडा गांव में जाकर लगभग 20 से 25 दिनों तक चले इतना अनाज, रोजाना उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन सहित जीवनावश्यक सामानों का वितरण झेप फाउंडेशन की ओर से किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवक डॉक्टर रविंद्र कोल्हे, डॉक्टर शुभम झोपाटे, डॉक्टर ऋषि नागलकर, डॉक्टर नानोटकर, अश्विनी बुरघाटे, विशाखा मोडक, झेप फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष कोमल राउत, प्रवीण रुद्रकार, मयूरी राउत, गुंजन राउत, पूनम अनासाने, कुशल बिजवे, सागर शिरभाते, शीतल शर्मा, मुक्ता इंगोले, कपिल जोशी आदि सम्मिलित थे। अपने दिव्यांग बेटे के स्वास्थ्य को लेकर एक शिक्षिका का जिला परिषद कार्यालय के सामने भूख हड़ताल। जिले के टाकली जहांगीर स्थित जिला परिषद की प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत ज्योति अंबादास धाकड़े की ओर से उन पर अन्याय किए जाने की शिकायत करते हुए गुरुवार को स्थानीय कैंप परिसर स्थित
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए गुरुवार से भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी है। ज्योति अंबादास धाकड़े के साथ सत्येंद्र दादाराव अभ्यंकर भी हड़ताल में उनके साथ शामिल है। इस निवेदन के जरिए कहा गया है कि उनका बेटा पूरी तरह से दिव्यांग है, जिसकी वजह से उनके बेटे की देखभाल उनके पति एवं उनको करनी पड़ती है। अमरावती पंचायत समिती अंतर्गत असणारं अंगोळा हे छोटंसं गाव का ज्या गावामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने जो GR काढला त्यामध्ये त्या गावातली जी शाळा आहे ती बंद करण्यात यावी असं फरमान काढलं होतं। यानुसार मग गावकरी आणि सतत गावचे सर्व सदस्य, सर्व सन्मान्य मंडळी, शिक्षकवृंद, सर्व पालक यांनी वारंवार अमरावतीच्या शिक्षण विभागाकडे, पंचायत समितीच्या शिक्षण वारंवार विनंती केली की बाबा जो GR 1 किलोमीटरच्या आतमधल्या शाळा बंद करण्याची शासनाची GR आहे, पण ही त्या नियमामध्ये बसत नाही। परंतु इथचे जे बेधुंद जे अधिकारी आहे ज्यांना अजिबात म्हणजे काही घेणंदेणं नाही ग्रामीण भागातल्या शिक्षणासंदर्भात आणि त्या पालकासंदर्भात, त्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात, त्यांनी अक्षरशः शाळा बंद करून टाकली आणि ते तिथले शिक्षकवृंद वगैरे त्यांना ते टाकळी वगैरे त्या शेजारी असलेल्या त्या शाळेशी जोडून घेतलं। त्यामुळे काय झालं की हे जे विद्यार्थी आहे मग यांनी शाळेत जाणं जवळपास बंद केलं। म्हणजे काय, कारण 1 किलोमीटरच्या वर आहे, कुठं पायदळ जाणं, उन्हाळा, पावसाळा, उन्हाळा सर्व तीव्र अशा याच्यामध्ये ते सर्व चिंतेत पालक वर्गासह चिंता पसरली आणि त्यामुळे त्यांना न्याय न मिळाल्यामुळे त्यांनी वारंवार निवेदनं देणं, जिल्हा परिषदच्या सर्व शिक्षणाधिकारी असो, पंचायत समितीचे शिक्षणाधिकारी असो, वारंवार सूचना देऊन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं। त्यामुळे त्या शिक्षकवृंदांनी आणि त्या गावकऱ्यांनी आज इथे उपोषणाला हे सर्व बसलेले आहे। त्यांच्या न्याय मागण्या आहे, त्यामध्ये ज्या शिक्षिका आहेत जिथं अतिशय चांगलं शिक्षणदानाचं काम करतात, त्यांचा स्वतःचा मुलगा जवळपास 100% अपंग आहे आणि त्या पण एका शिक्षिका जरी असल्या तरी एका अपंग मुलाच्या त्या पण पालक आहेत। त्यांच्यावरही फार मोठा अन्याय या शिक्षण विभागाने केलेला आहे। त्यामुळे त्यांना न्याय देण्यासाठी सर्व मंडळी, आम्ही सर्व गावातील सर्व मंडळी असो किंवा सर्व सहकारी मंडळी असो, मी पण स्वतः जिल्हाभर सदस्य आहे नात्यानं त्यांना पूर्णपणे मदत करण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न राहणार आहे, त्यांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आमचा राहणार है। ऐसे में उनकी ओर से शिक्षणाधिकारी, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिति अधिकारी को लिखित विनती करते हुए उनका स्थानांतरण रद्द कर जिला परिषद रायपुर पांढरी स्थित मराठी स्कूल में दोबारा नियुक्ति मांगी गई। विद्यार्थियों की कमी की संख्या की वजह से उनका तबादला किया गया है, जो उन पर अन्याय है। उनके बेटे के दिव्यांग स्थिति को देखते हुए उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मांग आंदोलन के माध्यम से ज्योति धाकड़े ने की है। जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळा अंगोडा ही कमी पटसंख्या असल्यामुळे बंद करण्यात आली आणि जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अंगोडा ही 1 किलोमीटरच्या वर आहे। 1 किलोमीटर 67 मीटर आहे आणि त्याचप्रमाणे GR नुसार 1 किलोमीटरच्या आतमधल्या शाळा बंद करायला पाहिजे होत्या आणि त्यांनी मग जवळच्या शाळेमध्ये मला त्यांनी समाविष्ट करून घेतलं 1.5 किलोमीटरच्या। ती शाळा आहे जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा टाकळी जहागीर आणि टाकळी जहागीर या शाळेमध्ये एकही पद रिक्त नाही आहे। तिथे अतिरिक्त पद मी गेल्यामुळे तिथली शाळा अतिरिक्त झाली आणि नंतर मग त्यांनी काय केलं की मला तिसऱ्या दिवशी पांढरी रायपूर या ठिकाणी प्रतिनियुक्ती दिली आणि पांढरी रायपूर या ठिकाणी पद रिक्त आहे। पद रिक्त असल्यामुळे मी मग त्यांना, माझा मुलगा 100% मतिमंद व अपंग असल्यामुळे मी त्यांना वारंवार अर्ज केले किंवा मला त्या शाळेमध्ये स्थानांतरण देण्यात यावे, परंतु माझ्या अर्जाचा कोणत्याही अधिकाऱ्याने विचार केला नाही। अगर भाजपा सत्ता में आई तो NHM कर्मियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने का झूठा आश्वासन देने का आरोप राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य महासंघ ने लगाया सुधीर मुनगंटीवार पर। राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान के तहत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बीते 9 दिनों से काम बंद आंदोलन करते हुए राज्य के सभी NHM कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को एक पत्र विज्ञप्ति के जरिए कहा गया है, वर्ष 2012 में NHM के मोर्चे का नेतृत्व करने वाले सुधीर मुनगंटीवार ने नागपुर विधानसभा के दौरान सभी NHM कर्मचारियों को भाजपा सरकार को विजय करने का आह्वान किया था। भाजपा सत्ता में आती है तो NHM कर्मचारियों को रास्ते पर उतरकर आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें नियमित किया जाएगा, ऐसा आश्वासन सुधीर मुनगंटीवार ने दिया था। लेकिन भाजपा सत्ता में आते ही NHM कर्मचारियों को न्याय देने के बजाय आंदोलन को कुचलने का प्रयास करने का आरोप राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान महासंघ की ओर से लगाया गया है। नमस्कार, मी सुधा दळवी। माझ्या असं समज आहे, मी NHM मध्ये
2016मध्ये लागलेली आहे. आजपर्यंत NRHM आणि NUHM याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टवर सगळ्या काही कामं कमी पगारात आमच्याकडून खूप सारे कामं करून घेणे हे शासनाने आमच्यावर खूप अन्याय करत आहे. आणि आजकाल तर आम्हाला 1 वर्षाची ऑर्डर देत होते, आता त्यांनी फक्त 6 महिन्याची ऑर्डर देणे कबूल केले आहे. या 6 महिन्यात आम्ही काय करणार आहे? आणि त्यांनी आम्हाला इंडिकेटर लावलेले आहे, परफॉर्मन्स दाखवा. हर महिन्याला परफॉर्मन्स मागतात, हर महिन्याला आमच्याकडून काम करून घेतात, पण आम्हाला शासनाकडून अजूनही काही शाश्वती मिळालेली नाही आहे. यानंतर तर मग कॉन्ट्रॅक्टवाल्यांना ते जॉईन करणार आहे. कॉन्ट्रॅक्टवाले काय करणार आहे? पुन्हा तेव्हाचपासून सुरुवात करणार आहे. तर त्यांनी आमचा विचार करायला पाहिजे. आणि आम्ही आता काम करत आहे, चांगल्या प्रकारे काम करत आहे. तर माझी अशी विनंती आहे शासनाला की प्लीज त्यांनी आमचं म्हणणं ऐकून घ्यावं आणि आम्हाला समान वेतन, समान काम आणि कामावरून 6 महिने 12 महिने अशा ऑर्डरनी न देता कायमस्वरूपी समायोजन करायला पाहिजे. कितवा दिवस आहे आज तुमच्या आंदोलनात? आज आमचा 9वा दिवस आहे. 9 दिवसापासून आम्ही स्ट्राइकवर बसलो आहे इथे. खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से. संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में शिवाजी महाराज विचारधारा एवं व्यवस्थापन विषय प्रारंभ करने को लेकर शिवसेना ने कुलगुरु को सौंपा ज्ञापन. शिवाजी महाराज के आदर्श हर विद्यार्थी में निर्माण हो, इस दृष्टि से शिवाजी महाराज की विचारधारा एवं व्यवस्थापन का विषय शुरू किया जाए, ऐसी मांग को लेकर शिव सैनिकों ने संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु मुरलीधर चांदेकर को ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में शिव सैनिकों ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र का निर्माण किया. महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया. 12.5 जातियों को साथ में लेकर हर जाति का महत्व देश के सामने रखा. ऐसे महान विचारों वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का विचारधन सभी समाज तक पहुंचना चाहिए. जिस तरह पिछले वर्ष 1 माह में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचारधारा शुरू की, इसी तरह शिवाजी महाराज की विचारधारा व व्यवस्थापन विषय अगले 17 जून 2018 से शुरू किया जाए. इसके साथ ही स्वर्गीय KG देशमुख हॉल में शिवाजी महाराज व मां जिजाऊ के तैलचित्र लगाए जाए. ऐसी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो शिवसेना स्टाइल में तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा. ऐसी चेतावनी देते समय शिवसेना उपशहर अध्यक्ष अमोल निस्ताने, मोहन क्षीरसागर, विनू खत्री, संजय देशमुख, राहुल काले, दीपक काले, प्रतीक डुकरे, सनी प्रगणे, मयूर देवरे, आकाश बनसोड, अंकुश वाघमारे, राजा बागड़े, संजय बुंदिले, राजू बुंदिले, उमेश गोगटे, रोहित ठाकुर, छोटू इंगोले समेत अन्य शिवसैनिक उपस्थित थे. हे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आहे. या ठिकाणी अनेक महापुरुषांचे अध्ययन केंद्र सुरू झाले होते, परंतु लक्षात असं आलं की महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी या महाराष्ट्राचा मानबिंदू आहे, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आहे, त्यांचा सुद्धा अभ्यास केंद्र इथं सुरू व्हावं या संदर्भातलं निवेदन आज माननीय कुलगुरू साहेब यांना दिलेलं आहे. त्यामध्ये साधारणतः 3 महिन्याचा अल्टिमेटम सुद्धा मी देऊन टाकला, कारण प्रत्येक गोष्टीला प्रक्रिया लागते, मॅनेजमेंट लागते, कोणाचे तरी आदेश लागते. म्हणून आता एप्रिल महिना सुरू आहे, मे जून जुलैपर्यंत कमीत कमी हे अध्ययन केंद्र सुरू झालं पाहिजे, अशीच आमची मागणी आहे. हे जर सुरू नाही झालं तर यापेक्षा विद्यापीठ सुधारण्याकरता तीव्र आंदोलन छेडेल. एवढं. वाशिम जिले के कारंजा लाड़ तहसील के ग्राम खानापुर में गुरुवार को हुए भीषण अग्निकांड में मवेशियों का हजारों रुपए का चारा जलकर हुआ खाक. वाशिम जिले के कारंजा लाड़ तहसील स्थित ग्राम खानापुर में गुरुवार की दोपहर लगी आग की घटना में मवेशियों का हजारों क्विंटल चारा जलकर खाक हो गया, जिसमें गजानन कड़ू, श्री कृष्ण कथे, दशरथ कड़ू नामक किसानों के मवेशियों के लिए रखे चारे का समावेश बताया गया है.
इन दिनों तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। किसानों द्वारा अपने मवेशियों के लिए बड़े पैमाने पर चारा एकत्रित कर रखा जाता है, जिसमें तुअर, सोयाबीन, चना आदि का कुटार रहता है। ऐसे में किसी अज्ञात के बीड़ी या सिगरेट पीकर फेंके गए जलते टुकड़े से अचानक विकराल आग का रूप धारण कर लिया। इसमें गरीबों द्वारा एकत्रित किए गए जलाए हुए लकड़ी का ईंधन का भी समावेश बताया गया है। आग के इस घटना की सूचना यहाँ के उपसरपंच अंकुश कड़ू की ओर से कारंजा लाड नगर परिषद को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने लगभग 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद आगजनी पर अपना काबू पाया। कारंजा लाड से हमारे संवाददाता शकील शेख एवं अक्षय लोटे की ये रिपोर्ट। जहां शहर पुलिस के दबंग उपायुक्त की ओर से वर्ली मटका अड्डों पर छापामारी की जा रही है, तो ग्रामीण एलसीबी भी छापे में नगद सहित लाखों का माल जब्त कर रही है। शहर पुलिस के साथ ही ग्रामीण पुलिस की ओर से भी चलाए जा रहे छापामारी कार्रवाई अभियान के तहत बुधवार को जिले के चांदूर बाजार स्थित गाड़गे नगर में मारे गए छापे में नगद सहित लाखों का माल भी जब्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एलसीबी की टीम चांदूर बाजार थाना क्षेत्र में वर्ली मटका एवं जुआ खेलने वालों पर दबिश देने के उद्देश्य से पेट्रोलिंग कर रही थी, तो उन्हें गुप्त जानकारी मिली थी कि गाड़गे नगर निवासी शुभम रमेशराव तरारे नामक 23 वर्षीय युवक लोगों से पैसे लेकर अपने घर में वर्ली मटका का अवैध व्यवसाय करता है। इस जानकारी के आधार पर मारे गए छापे में मौका वारदात से एलसीबी की टीम को आरोपियों के पास से नगद 39,345 रुपए तथा 25,000 कीमत के 5 मोबाइल, 1 लाख रुपए कीमत की 2 दुपहिया, ऐसा कुल 2,44,345 रुपए का माल जब्त किया गया। जबकि इस मामले में रमेश नामदेवराव तरारे, शुभम रमेश तरारे, इनको गाड़गे नगर के हिरासत में लेकर चांदूर बाजार पुलिस को सौंप दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अभिनाश कुमार के मार्गदर्शन में की गई। अपना मानदेय बढ़ाने को लेकर पिछले 9 दिनों से चली आ रही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल समाप्ति के कगार पर आ चुकी है। अमरावती के सबसे बड़े संदर्भ सेवा रुग्णालय में मानधन पर कार्यरत सर्जन डॉक्टरों ने प्रलंबित मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल पुकार दी है। गुरुवार के 90वें दिन भी यह हड़ताल जारी रही। सुपर स्पेशलिटी के सर्जनों की हड़ताल के कारण अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अस्पताल प्रशासन सीधे नागपुर रेफर करने की सलाह दे रहा है। हड़ताल के कारण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में संपूर्णतः वीरानी छाई दिखाई दे रही है। 9 दिनों से शुरू इस हड़ताल के कारण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा उठी है। प्रलंबित मानदेय एवं मानधन में वृद्धि की मांग को लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्यरत सर्जन डॉक्टरों ने 10 अप्रैल से हड़ताल शुरू कर दी थी। हाल ही में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण की सफल शस्त्रक्रिया की गई थी, जिसके कारण इस अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा न केवल जिले में बल्कि समूचे राज्य में विख्यात हुई थी। इसी अस्पताल में मानधन की सेवा पर देने वाले सर्जन डॉक्टरों ने अपनी प्रलंबित मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के कारण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा संपूर्णतः बाधित हो चुकी है। डॉक्टरों की हड़ताल को समाप्त करवाने के लिए प्रशासन स्तर पर कोई सार्थक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण मरीजों में एवं उनके रिश्तेदारों में भारी रोष दिखाई दे रहा है। इस संदर्भ में विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने हड़ताल में शामिल डॉक्टरों के साथ बैठक की थी, जिसका नतीजा गुरुवार की दोपहर यह हड़ताल समाप्त हुई। इस संदर्भ में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने दी अधिक जानकारी। म्हणजे मागच्या 10 तारखेपासून सुपर स्पेशालिटी आहे आमचे डॉक्टर लोक त्यांना मागच्या जून महिन्यापासून जुलै महिन्यापासून त्यांचं मानधन नसल्यामुळं त्यांनी संप पुकारला होता। तसेच त्यांच्या इतरही 2-3 मागण्या होत्या, ज्यात त्यांचं जे काही आता सध्याचे शस्त्राचे दर आहेत त्यात वाढ करावी, त्यानंतर त्यांना कुठलं तरी फिक्स मानधनसुद्धा देण्यात यावं, यासाठी ते ओपीडीच्या सेवा देतात किंवा इमर्जन्सी सेवा देतात। आणि तसंच तिसरी मागणी त्यांची होती की त्यांचं रेग्युलर मानधन त्यांना मिळावं। या दृष्टीनं आज सकाळीच माननीय आमचे जे सचिव आहेत डॉक्टर संजीव कुमार सर आणि सहसंचालक डॉक्टर व्ही.डी. पवार सर यांच्याशी चर्चा करून त्यांचं आपल्याकडे जो काही निधी जमा आहे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना यामधून त्यांना देण्याच्या सूचना केल्या आणि त्यानुसार मी त्यांचं
ऑक्टोबरपर्यंतचं मानधन आजच दिलेलं आहे. नोव्हेंबर डिसेंबरच्या याद्या आम्हाला उद्या मिळतील, त्याचं सुद्धा उद्या त्यांचं आपण मानधन देणार आहोत. आणि जानेवारी फेब्रुवारीच्या सह्या झाल्या त्या याद्यांवर की त्यांचं लगेच आपण त्या या योजनेच्या पैशातून देणार आहोत. तसेच त्यांची जी काही दुसरी तिसरी चौथी मागणी आहे ती शासन स्तरावरची असल्यामुळं त्यांना आम्ही सांगितलं की या मागण्या शासन स्तरावर आपण पाठवू आणि त्याचा पाठपुरावा करू. अशा प्रकारे त्यांना एक आश्वासन दिलं गेलं असल्यामुळे त्यांनी आजच दुपारपासून संप मागे घेतला आहे आणि सर्व तज्ज्ञ लोक आता सध्या कामावर आहेत. एलईडी वॉल मामले में फिर एक बार अमरावती मनपा सवालों के कटघरे में खड़ी है. शहर में लगी अनधिकृत एलईडी वॉल गाड़गेनगर परिसर की शोभा बढ़ा रही है. देखिए VCN न्यूज की एक खास पेशकश. अमरावती महानगर पालिका को स्थापित हुए करीब 35 साल हो चुके हैं. इन 35 सालों में मनपा प्रशासन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं. बेशक मनपा प्रशासन ने कई ऐसे नेक काम किए जिससे सबका भला ही हुआ है, इसमें कोई शक नहीं. पर पिछले एक लंबे अरसे से अमरावती महानगर पालिका किसी न किसी वजह से हमेशा विवादों में घिरी रहती है. एक बार फिर मनपा अपनी लापरवाही बरते हुए दिखाई दी. ज़माना बदल रहा है, ज़माने के साथ लोग भी बदल रहे हैं. व्यापार में बहुत ज़्यादा तब्दीली हो रही है. हर कोई यूनिक और एंटिक होना चाहता है. इसलिए आज शहर में विज्ञापन का चलन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. व्यापारी बड़े पैमाने पर अपने प्रतिष्ठानों का विज्ञापन करते नजर आते हैं. आज अमरावती शहर में डिजिटल विज्ञापन के जरिए अपना विज्ञापन करने का एक अनोखा ट्रेंड आ चुका है और आना भी चाहिए. अमरावती शहर में कई चौराहों पर विज्ञापन करने के लिए एलईडी वॉल लगाई गई है, जिसे अमरावती महानगर पालिका ने बाकायदा इजाज़त दी है. इन एलईडी वॉल धारकों से मनपा को अच्छी खासी कमाई हो सकती है. अमरावती शहर के चौराहों पर लगाई गई अधिकृत एलईडी वॉल में होटल महाराजा की दीवार पर एलईडी वॉल इरविन चौक में लगी है. ये वॉल 6x9 साइज़ की है, जिसे 10 अप्रैल 2017 को लगाने की इजाज़त मनपा द्वारा दी गई थी. दूसरी वॉल लगी है संत सीताराम बाबा मार्केट राजकमल चौक पर, जिसकी साइज़ 8x15 है. ये एलईडी वॉल 20 नवंबर 2017 को लगाने की इजाज़त मनपा द्वारा दी गई थी. और साथ ही साथ राजकमल चौक के भिवापुर कॉम्प्लेक्स की दीवार पर 9x9 की एलईडी वॉल लगाने की इजाज़त भी मनपा दे चुकी है, जो अभी तक लगना बाकी है. ये तीनों एलईडी वॉल अधिकृत है. पर आइए अब हम आपको बताते हैं मनपा प्रशासन की लापरवाही का एक जीता जागता सबूत. ये देखिए, ये है एक अनधिकृत एलईडी वॉल. ये वॉल लगी है ठीक गाड़गेनगर पुलिस थाने के बाजू में शेगांव नाका चौक पर. इस एलईडी वॉल पर बड़े ही खूबसूरत विज्ञापन दिखाए जाते हैं. पर बड़े हैरत की बात यह है, इस एलईडी वॉल को मनपा प्रशासन की अधिकृत इजाज़त नहीं है, फिर भी बड़े दबंग तरीके से ये एलईडी वॉल शहर की शोभा बढ़ा रही है. क्या वाकई में मनपा प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, या मनपा प्रशासन रात की बजाय दिन में भी सोता है? अब देखना ये बाकी है कि कब जागता है मनपा प्रशासन अपनी गहरी नींद से. अगर यातायात नियमों के बारे में सोचा जाए तो शहर में लगाए गए ये एलईडी वॉल को यातायात पुलिस ने परमिशन कैसे दी? इन एलईडी वॉल को चलाने का समय क्या है, या ये 24 घंटे यूं ही चलते रहेंगे? अगर इनके तरफ देखते देखते कोई अनहोनी होती है तो कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? अमरावती महानगर पालिका या यातायात पुलिस? ऐसे कुछ सवालों को लेकर हमारी संवाददाता पुष्पा जैन यातायात पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे से मिलने पहुंची. तब उन्होंने हमने सिर्फ एनओसी दी है, परमिशन नहीं दी है, ऐसा बताया. राजकमल चौक, इरविन चौक आणि राजापेठची पोलीस स्टेशनच्याच आवारात आहे. तसेच त्या याची जी आहे शेगाव नाका, अशा 3 परमिशन आपण दिल्या आहेत. परमिशन म्हणजे त्या एनओसी मागते आपल्याला महानगरपालिकेकडे ते लोक परमिशनला जातात, त्याची एनओसी मागतात की याचं तुम्हाला वाहतुकीला काय अडथळा होईल का. वाहतुकीला अडथळा होत नाही, त्याचा रस्त्याच्या बाजूला लावतील तरच आपण त्याची तशी आपण एनओसी देताना स्पष्ट लिहितो की वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, अशा ठिकाणी एलईडी लावल्यास आमची काही हरकत नाही, याचा अर्थ परमिशन होत नाही. मग तशा त्या लावलेल्या आहेत. आणि ह्याच्यात जी मोठी स्क्रीन लावलेली दिसते इरविनमध्ये आणि राजकमल चौकामध्ये सिग्नलला जोडून लावलेली,
ती प्रायोगिक तत्वावर लागलेली आहे महानगरपालिकेकडून, खूप उंच आहे. तिथे त्याच्या खालून मोठमोठे ट्रकही जातात. आतापर्यंत काही त्याच्या कुठल्याच LED काही तक्रार आमच्याकडे आलेली नाही. म्हणजे रस्त्याने चालणाऱ्या प्रत्येकच माणसाची जिम्मेदारी आपली सगळ्यांचीच आहे, तुमची आमची सगळ्यांचीच. तशी ती जिम्मेदारी येईल, कारण रस्त्याने कोणी कसं चालावे तर आपण सांगू शकत नाही. बुल्ढाना के प्रसिद्ध भेंडवल की भविष्यवाणी, इस वर्ष नहीं होगी जल की किल्लत, अच्छी होगी बारिश एवं फसल, देश की तिजोरी का बढ़ेगा वजन, नहीं बदलेगा राजा, खुश रहेगी प्रजा। बुल्ढाना के प्रसिद्ध भेंडवल की भविष्यवाणी घोषित हो गई है। भेंडवल में नैसर्गिक प्रतीकों की घटस्थापना करके देश के आर्थिक एवं सभी प्रकार की स्थिति के संबंध में कहा गया है। इस वर्ष अच्छी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। साथ ही बेमौसम बारिश का प्रमाण भी अधिक होगा। देश की आर्थिक तिजोरी में वृद्धि होगी। इस वर्ष जल की किल्लत नहीं रहेगी। देश का राजा कायम रहेगा, उसे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है तथा शत्रु से भी देश सुरक्षित रहेगा और देश की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रहेगी। इस प्रकार की भविष्यवाणी भेंडवल में की गई है। यह भविष्यवाणी सुनने के लिए परिसर के किसान भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। जून माह में सर्वत्र बारिश नहीं आएगी तथा सर्वत्र बुआई भी नहीं होगी। जुलाई में अच्छी बारिश होगी तथा बकाया बुआई के कार्य भी किसान पूर्ण कर लेंगे। अगस्त एवं सितंबर माह में साधारण वर्षा होगी। जिन भागों में अधिक वर्षा होगी वहां फसलें अच्छी होगी तथा जिन भागों में कम बारिश होगी वहां की परिस्थिति साधारण होने की बात भी भविष्यवाणी में कही गई है। उल्लेखनीय यह है कि इससे पूर्व मौसम विभाग ने भी अच्छी बारिश होने का प्राथमिक अनुमान व्यक्त किया था। ज्वारी के भाव बढ़ेंगे, तुअर की फसल साधारण होगी, मूंग में कुछ समय के लिए तेजी आएगी, तिल्ली की फसल साधारण रहेगी, बाजरा की फसल भी साधारण होगी, अलसी और मटर की फसल साधारण होगी। युद्ध के संकेत नहीं है तथा सुरक्षा विभाग भी मजबूत स्थिति में होने की जानकारी भविष्यवाणी में दी गई है। बहुचर्चित भेंडवल की घटस्थापना 15 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर शाम को सूर्यास्त के समय पुंजाजी महाराज एवं सारंगधर महाराज ने की। 300 वर्ष पूर्व मौसम विभाग बारिश के संबंध में जानकारी देने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं रहते हुए भेंडवल के वाघ वंश के पूर्वज चंद्रभान महाराज ने किसानों के लिए मार्गदर्शक साबित हुई भेंडवल घट स्थापना की शुरुआत की थी और वही परंपरा इस वाघ परिवार ने आज भी बरकरार रखी है। घट स्थापना के बाद रात भर उस परिसर में कोई भी नहीं फटकता। ऐसी परिस्थिति में रात के समय इन घंटों में नैसर्गिक रूप से जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं उस संबंध में दूसरे दिन उपस्थित हजारों किसानों के समक्ष आने वाले सीजन की फसलें, वर्षा, उसी प्रकार देश की राजनीतिक तथा नैसर्गिक संकटों के संबंध में संकेत देने वाली भविष्यवाणी की जाती है। इसलिए यह भविष्यवाणी के संबंध में किसानों में जबरदस्त उत्सुकता दिखाई देती है। यह घट स्थापना देखने के लिए एवं भविष्यवाणी सुनने के लिए परिसर में भारी संख्या में किसान बंधु एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। अक्षय तृतीया को शाम को पुंजाजी महाराज एवं सारंगधर महाराज अपने अनुयायियों सहित चंद्रभान महाराज की जय जयकार करते हुए खेत के नियोजित स्थान पर आए। उस स्थान पर मिट्टी के गोल घट बनाकर घट के बीचों बीच गड्ढा किया गया। इसमें बारिश के 4 माह के प्रतीक के रूप में 4 मिट्टी के ढेले रखकर उस पर घाघर रखी गई। इस घाघर पर पापड़, पूरी, सांडोली, कुर्डी, करंजी, पकोड़े एवं बड़े इस प्रकार प्रतीकात्मक खाद्य पदार्थों को रखा गया। वही गड्ढे में घाघर के बाजू में राजा एवं उसकी गादी अर्थात पान सुपारी रखी गई। वही मिट्टी के घंटों में गोलाकार पद्धति से अंबाड़ी, गेहूं, जवारी, बाजरी, कपास, शीतकालीन मूंग, उड़द, करडी, चावल, जवस, तिल्ली, मसूर, चना, मटर, भांदली आदि 18 प्रकार के अनाजों को रखा गया। ये सभी अनाज और खाद्य पदार्थों का उपयोग करके इस घट स्थापना के माध्यम से हुए परिवर्तनों को दूसरे दिन सुबह अत्यंत सूक्ष्म पद्धति से अवलोकन किया गया और उसके हिसाब से भविष्यवाणी की गई, जिसके बाद किसान अपनी बुआई की दिशा निर्धारित कर चुके हैं। आपल्या उभ्या महाराष्ट्रामध्ये वर्षभरात पीक परिस्थिती कशी राहील, या ठिकाणची राजकीय परिस्थिती कशी राहील, या बाबतीमध्ये भेंडवळची मागणी ही वर्षानुवर्ष लोक या ठिकाणी हजारोच्या संख्येनं येतात आणि या मांडणीचं महत्त्व समजून घेतात। हे 450 वर्ष जुनी
चंद्रभान महाराजांनी ही व्यवस्था जी आहे ही विद्या आपल्या सर्व शेतकऱ्या बांधवांच्या हितासाठी इजाद केली आहे आणि त्याचा परिणाम असा की याच्यावर मोठ्या लाखोच्या संख्येनं शेतकरी विश्वास ठेवतात आणि त्याचे अनुभवसुद्धा त्यांना आलेले आहेत की या भेंडवळच्या मांडणीमध्ये जे कोणतं धान्य आहे त्याची वर्षभरामध्ये पीक परिस्थिती कशी राहील यावर त्यांचा सुतोवाच आपल्या सर्वांना होत असते आणि या भेंडवळच्या मांडणीवरूनच आपण काय पेरावं किती पेरावं याच्या बाबतीत कोणतं वाण आणावं हे शेतकरी बांधव ठरवित असतात आणि परिसरातीलच नव्हे तर विदर्भामध्ये खास करून या भेंडवळची जी मांडणी होते याच्यावर मोठ्या संख्येनं लोकांचा या ठिकाणी अंमलबजावणी करत असतात। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।